चलिए अब आगाज करते हैं विद द चैप्टर नंबर 12 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप लोग नाम देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, जबकि स्टैटिक्स से मुराद होता है एट रेस्ट। अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को आपस में मिला लें, यानी अगर आप इन दोनों चीजों को आपस में ज्वाइन करें, यानी इलेक्ट्रो को और स्टैटिक्स को, तो इसका मतलब है चार्जेस एट रेस्ट। तो अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मुराद होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यानी अगर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब चार्जेस रेस्ट पे हों, तो हम इस फिजिक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये तो थी एक वर्डिंग डेफिनेशन, लेकिन हम एग्जैक्ट डेफिनेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अभी आप लोगों को मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट रेस्ट बट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक्ट कर रही हों, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखें, अगर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी चार्जेस रेस्ट पर भी हों और इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक्ट कर रही हों, तो ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और एक बात याद रखिए जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज रेस्ट पे हो तो इसका मतलब होता है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी वो इक्विलिब्रियम में है। ये एमसीक्यू के लिए आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अच्छा, यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स को रेड कलर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि मैं इसे डिफाइन करता चलूं। और इलेक्ट्रिक फोर्स होती क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अ फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। बच्चों, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। और अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को होल्ड करते हैं, तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे को होल्ड करते हैं उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसे मैं डिफाइन करता चलूं, अ फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टुगेदर टू मेक एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी एक ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को आपस में मिलाती है, होल्ड करती है, ताकि इनकी मदद से कोई भी एटम बन जाए या मॉलिक्यूल बन जाए। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो आसान अल्फाज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? चार्जेस को स्टडी करते हैं जब चार्जेस रेस्ट पे हों अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। क्वेश्चन की पहला लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 12.1, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है क्या और इस लॉ को किस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था और इसकी बैकग्राउंड क्या है, अब हम इस सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ हम इसे शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज तीनों फॉर्मेट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन भी 100% तैयार करेंगे। इससे पहले कि मैं कूलम्स लॉ को स्टार्ट करूं, याद रखें हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जैसे कि प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। और आप ये बात भी जानते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। वो चार्जेस जो एक जैसे होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जस्ट लाइक दिस। आपने देखा पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और दोनों अवे मूव कर गए। जबकि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। अनलाइक का मतलब है ऑपोजिट चार्जेस। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर ऑपोजिट चार्जेस हों, अनलाइक चार्जेस हों, तो ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन कुछ इस तरह होगी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। असल सवाल ये है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया था, लेकिन कितनी फोर्स से, कितनी तेजी से, कितनी फोर्स लगाकर रिपेल किया था।
और इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट किया है, यानी रिपेल कितनी फोर्स से करते हैं या अट्रैक्ट कितनी फोर्स से करते हैं, हमें इस फोर्स का पता कूलम्स लॉ की मदद से लगता है। यानी कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि चार्जेस एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं। In 1874, Charles Coulomb, a French military engineer, proposed a mathematical rule for the measurement of these forces. यानी ये जो फोर्सेस एक दूसरे पर लगाते हैं इनको मैथमेटिकली तौर पर मेजर किया था चार्ल्स कूलम ने, और इस लॉ को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट डिफाइन करते चलें कूलम्स लॉ की, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाएगा। स्टेटमेंट के दो डिफरेंट हिस्से हैं, पहले मैं फर्स्ट हाफ डिफाइन करता हूं, फिर मैं सेकंड हाफ डिफाइन करता हूं, फिर हम मैथमेटिकली व्हाइट बोर्ड पे मूव करेंगे और मैं व्हाइट बोर्ड पे इसे समझाऊंगा कि किस तरह से स्टेटमेंट को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन पहले स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी आपके पास ये जो दो चार्जेस थे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। आपने देखा पहले रिपल्शन की फोर्स थी फिर अट्रैक्शन की, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। यानी फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आई नो दैट स्टेटमेंट को जिस मैंने रीड किया है अभी ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जहां पर मैं स्टेटमेंट को दोबारा से समझाता हूं, लेकिन जाते जाते ये बात लाजमी नोट करें, यहां पर मैंने पॉइंट चार्जेस को अगेन रेड कलर से डिनोट किया है। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या हैं, तो हम एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पॉइंट चार्जेस को भी डिफाइन करते चलें, और पहले हम डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट को, बाद में हम पॉइंट चार्जेस को डिफाइन करेंगे। और याद रखें अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि आप लोगों के पास ये जो कूलम्स लॉ है ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल होता है। ओके, बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की। मैथमेटिकली तौर पर मैं कूलम्स लॉ को कैसे प्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कूलम्स लॉ को प्रेजेंट करूं तो पहले मुझे दोबारा से, जैसे कि पहले मैंने कहा है, स्टेटमेंट डिफाइन करना होगी। सो आई विल रीडिफाइन माय स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम की हेल्प लेता हूं। सपोज आप लोगों के पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज को मैं Q1 कहता हूं, और यहां पर एक और चार्ज मौजूद है जिससे मैं Q2 का नाम देता हूं। ठीक है, यानी Q1 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है जबकि Q2 दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और सपोज इनके जो सेंटर्स हैं, ये इनके सेंटर्स हैं, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है सपोज दैट इज r। ठीक है, तो आप लोगों के पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अब इसी बेस पर हम इसके स्टेटमेंट को रीडिफाइन करते हैं। एक बात याद रखिए, जैसा कि पहले भी दिखा चुका हूं, अगर हमारे पास दो चार्जेस एक जगह पर मौजूद हों तो वो या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, यानी जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और जब रिपेल करते हैं तो भी किसी फोर्स से रिपेल करते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी ये वाली जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी ये दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं और इनकी प्रोडक्ट के ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहला पार्ट है, जबकि यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड पोर्शन की तरफ जा रहा हूं,
यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप जानते हैं इनवर्स का मतलब होता है 1 के नीचे आना, ठीक है। कोई भी चीज 1 के ओवर लिखी जाए दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि यहां पर इन दो चार्जेस को मैंने सिंपल चार्ज नहीं कहा, मैंने इन्हें पॉइंट चार्जेस कहा है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, आफ्टर अ शॉर्ट वाइल मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। लेकिन एक खास एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल होता है, यानी हमने कूलम की स्टेटमेंट को अप्लाई तो करना है ना, कहां पे करेंगे, पॉइंट चार्जेस पे। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, एक काम करते हैं, कंबाइन बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए फोर्स के दो फैक्टर्स एक मर्तबा आ जाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन एक मर्तबा आ गया, जबकि Q1 और Q2 ऊपर वाली साइड पे अलग, जबकि नीचे वाली साइड पे आप लोगों के पास चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ जाती है। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप लोगों के पास ये है इक्वेशन नंबर 3। आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि जब कभी आप लोगों को किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना हो, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है एंड यू वांट टू वैनिश दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर इंट्रोड्यूस करना होता है। यहां पर वो कांस्टेंट आप लोगों के पास k कहलाता है, ठीक है। यानी कूलम्स के फार्मूला में कूलम्स की स्टेटमेंट को यूज करते हुए जो कांस्टेंट हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड k कांस्टेंट। सो हियर k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हमारे पास k यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आफ्टर अ शॉर्ट वाइल मैं आप लोगों को एक स्लाइड शो करूंगा जिसपे k के मुतालिक बहुत ज्यादा डिटेल मैंने बताई है, लेकिन मैं यहां पर भी वो डिटेल आपको स्लाइडली डिफाइन करता चलूं। देखिए जब कभी किसी भी फार्मूला में कोई नया कांस्टेंट आता है ना, तो हम उस नए कांस्टेंट की दो वैल्यूज को जरूर एक्सप्लेन करते हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, और दूसरा k कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो चीजें हम लाजमी डिफाइन करते हैं। पहली चीज k की वैल्यू क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज जो कांस्टेंट k है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ k इज याद रखिए जो k की वैल्यू है हमारे पास जो कूलम्स ने प्रोवाइड की थी दैट वाज 8.99 into 10 raised to power 9, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये थी। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं तो वही वैल्यू बच जाएगी जो कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक की वैल्यू है। इसे राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9 into 10 raised to power 9। लेकिन बच्चों सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज द यूनिट। हमारे पास k कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इस कांस्टेंट का। तो अगर हम यूनिट डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं इसी एक्सप्रेशन को दोबारा यूज करता हूं। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक आपके पास यहां पर है k, ठीक है, इस साइड पे थी फोर्स F। आप एक काम करें, r स्क्वायर को यहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, जबकि Q1 Q2 को यहां पे लाकर डिवाइड कर दें। तो ये आप लोगों ने k की वैल्यू निकाली है। ये मैथमेटिकल स्टेप तो आप लोग जानते होंगे कि अगर k की वैल्यू को सेपरेट करना है तो ये सारे फैक्टर्स इस साइड पे ले जाएंगे। r स्क्वायर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, Q1 Q2 नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब ये k की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो न्यूटन। r इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कहते हैं मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, जबकि ऊपर स्क्वायर भी है तो मीटर स्क्वायर।
जबकि नीचे वाली साइड पे चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जबकि दूसरे चार्ज का भी यूनिट कूलम है। तो बच्चों यहाँ से के कांस्टेंट का यूनिट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ये आप लोगों के पास के कांस्टेंट का यूनिट है। इस यूनिट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस वैल्यू को कंप्लीट करता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। ये कूलम की पावर मैंने यहाँ पर -2 लिखी है, ठीक है। अब ये वैल्यू है के की, और याद रखें ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि मैं अभी आप लोगों के पास स्क्रीन पर शो करूंगा। ये एग्जाम्स में एक एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है और ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी वैल्यू के की, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। अच्छा याद रखिए के कांस्टेंट की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि खुद इसी साइंटिस्ट ने के की वैल्यू को एक और टर्म में भी डिफाइन किया था। के हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वी कैन आल्सो राइट, बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं के कांस्टेंट इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। ये के कांस्टेंट का फॉर्मूला है। फर्दर के कांस्टेंट किन किन वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अच्छा आप जानते हैं 4 आप लोगों के पास क्या है, 4 इज अ कांस्टेंट नंबर है। पाई क्या है, पाई एक अगेन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर। जबकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ चुका है। हियर एप्सिलॉन नॉट दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक टोटली नया कांस्टेंट है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। याद रखें हम इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। तो हमारे पास ये जो नया कांस्टेंट था ना एप्सिलॉन नॉट, इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। अब याद रखें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये भी एक एमसीक्यू है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके फर्दर मैं एक्सटेंड करता हूँ इसी एप्सिलॉन नॉट की एक्सप्लेनेशन को। मैंने आप लोगों को बताया कि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। याद रखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻⁻12, दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसे हम अभी सोल्व करते हैं। हमने कहा था के कांस्टेंट इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप एक काम करें, एप्सिलॉन नॉट को के की जगह पर ले जाएं और के को एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ले आए, तो ये आप लोगों के पास नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक आप लोगों के पास 4 पाई और के का यूनिट क्या है वो आप यूनिट पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकल आएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, द यूनिट ऑफ के इज यहां पर मौजूद है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। आप इस सारे फैक्टर को नीचे से ऊपर ले जाएं, न्यूटन मीटर, न्यूटन इनवर्स, मीटर ऊपर जाकर -2 और कूलम ऊपर जाकर +2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास यूनिट आ जाता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इस यूनिट की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें, दैट इज न्यूटन इनवर्स मीटर -2 एंड कूलम +2। याद रखिए आप लोगों के पास ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, आप लोगों के पास के कांस्टेंट इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप एक काम करें, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें, दैट इज 8.86 × 10⁻⁻12। जब आप इसे मैथमेटिकली तौर पर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू राउंड अबाउट 9 × 10⁻9 ही आएगी, यानी ये वही वैल्यू आएगी जो आप लोगों के पास के की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। अब एक काम करते हैं,
k की वैल्यू क्या थी 1/4πε0। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं कूलम्स फॉर्मूला में। पुट k इन कूलम्स फोर्स। अगर हम k की वैल्यू को कूलम्स की फोर्स में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या नई वैल्यू आएगी। देखिए कूलम फोर्स हमारे पास ये आ चुकी थी, दैट वाज अ फोर्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू में लिखता हूं, फोर्स है F = K Q1, साथ हमारे पास है Q2/R²। जबकि K की वैल्यू मैंने यहां पर आप लोगों को कहा क्या है 1/4πε0, ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ कूलम्स फॉर्मूला, फाइनल एक्सप्रेशन। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कूलम्स फोर्स है जिसे कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे जस्ट सिंपल कूलम्स फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये कूलम्स फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। आप एक और बात जानते हैं कि जो फोर्स है ना दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं फोर्स को लिखने के लिए हम एक तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो याद रखें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ चुका है, वो ये है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। जबकि इसी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी R यूनिट वेक्टर। अब ये R यूनिट वेक्टर क्या है, कैसे है, ये एक्सप्लेनेशन में आपको प्रोवाइड अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। एक स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि R और F इनके यूनिट वेक्टर्स में क्या फर्क है और क्यों लिखा जाता है। बच्चों ये कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आप लोगों के पास। अच्छा, इसी फोर्स के बारे में एक और बात बताता चलूं और इसे कंप्लीटली डिस्क्राइब करता चलूं कि हमारे पास थे दो चार्जेस। एक चार्ज था Q1 जबकि दूसरा चार्ज हमारे पास था Q2, और इन दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस था R। याद रखिए दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की हमें नहीं पता। वो हमें तब पता लगेगा जब हमें चार्ज की नेचर का पता हो। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, इन दो चार्जेस के दरमियान फिलहाल कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। ना एयर मौजूद है, ना वाटर मौजूद है, ना बेंजीन मौजूद है, ना कोई कार्डबोर्ड पीस ऑफ पेपर, सिंपली गत्ता मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी यहाँ पर सिंपली वैक्यूम है। इसका मतलब है ये जो फोर्स है ना ये हमारे पास वैक्यूम में लग रही है। दैट इज अ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन फ्री स्पेस, देयर इज नो स्पेस, नो फ्री। ओके, बात कर लेते हैं पॉइंट चार्ज की। जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में डिफाइन किया था कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल होता है। अच्छा, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं इसे मैं एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं और बाद में डिफाइन करूंगा। बाय द वे हियर इज द डेफिनेशन। बच्चों सपोज करें आप लोगों के पास ये दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। ठीक है, और इन चार्जेस के दरमियान ये डिस्टेंस है। याद रखें डिस्टेंस हमेशा दो चार्जेस के सेंटर के दरमियान होता है। तो ये दो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसे मैं R कहता हूं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पहला चार्ज या दूसरा चार्ज, कोई एक चार्ज चूज कर लें, ये चार्ज है। इस चार्ज का कुछ ना कुछ रेडियस तो जरूर होगा। ठीक है, दैट इज रेडियस R। अगर हमारे पास चार्ज का सपोज करते हैं इस रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस चार्ज का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जबकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दैट केस अगर रेडियस ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज दोनों सेम हो जाए तो बच्चों ऐसे चार्जेस हमारे पास नॉन पॉइंट चार्जेस होते हैं, यानी वो चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं होते। अब पॉइंट चार्ज कौन से होते हैं इसे मैं यूं डिफाइन करता हूं। सपोज एक चार्ज आपके पास ये है जिसे Q1 कहते हैं, दूसरा चार्ज आपके पास ये है जिसे मैं Q2 कहता हूं। ठीक है, सपोज इस चार्ज का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इस चार्ज का रेडियस भी है 1 सेंटीमीटर और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं
अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस की निस्बत बहुत ज्यादा हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू रेडियस, तो ऐसे चार्जेस हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। हियर इज द डेफिनेशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस, रेडियस की निस्बत अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारे पास ऐसे चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। इसकी कंडीशन तो मैं यूं भी लिखूंगा कि जो रेडियस होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है ना दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रेडियस, तो ऐसे चार्जेस हमारे पास पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं और पॉइंट चार्जेस के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली जैसे कि मैंने अभी बोर्ड पे आपको डिटेल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी है, तो मैं अब यहां पर इसे डिस्कस नहीं करूंगा। बस यहां पर इसे शो करने का मकसद आप लोगों को एक स्लाइड प्रोवाइड करना है जो कि नोट्स के लिए काफी हो, यानी ये स्लाइड सिर्फ नोट्स बनाने के लिए प्रोवाइड की गई है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं फर्दर डिस्कस करता चलूं जो कि शायद मैंने पहले बता दिए हैं और अगर नहीं भी बताया तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। याद रखें यहाँ पर ये जो फोर्स F है दैट इज कॉल्ड कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम इसे सिंपल कूलम फोर्स कहते हैं। पॉइंट टू बी नोट, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जाता है, यहां पर F एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस, यानी ये पहला चार्ज Q1 था, ये दूसरा चार्ज Q2 था। अगर हम इन दोनों चार्जेस के सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करें तो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर ये है R, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो कूलम्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर R की है वही डायरेक्शन इस फोर्स F की है, यानी फोर्स F और पोजीशन वेक्टर R की डायरेक्शन सेम है। यही वजह है कि फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस। ये एक ऐसी लाइन है जो या तो बताई नहीं जाती, और अगर बताई भी जाए तो स्टूडेंट्स इस पर गौर नहीं करते। तो आप इस पर गौर करें ताकि आने वाले वक्त में मैं इसे मजीद अच्छे से समझा सकूं, और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स इसी लाइन की मदद से हल होते हैं। हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ इस लाइन की मदद से आ जाती है, जो कि मैं आने वाली जो पेज है उस पर एक्सप्लेन करूंगा। याद रखें, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर R की होती है, और इस बात को इस लाइन की मदद से समझा जाता है कि F एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस, यानी ये जो लाइन है फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग एक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पर K, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, K एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सवाल ये पैदा होता है K कांस्टेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, K कांस्टेंट डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। पहले तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स चार्जेस एंड द पोजीशन वेक्टर आर मेजर्ड, यानी वो कौन सा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हम यूज कर रहे हैं जिसमें R को, Q1 Q2 को और इस फोर्स को मेजर किया जाता है। याद रखें, अगर हम मीडियम चेंज कर दें दो चार्जेस के दरमियान तब भी K की वैल्यू चेंज हो जाती है इस K कांस्टेंट की, और अगर हम Q1 Q2 R और फोर्स के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को बदल दें तब भी कांस्टेंट K की वैल्यू चेंज हो जाती है। चलिए अब हम इसे वीडियो की मदद से ही समझते हैं। पहला फैक्टर डिपेंडेंट ऑन मीडियम, यानी डिफरेंट मीडियम्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सपोज दैट आपके पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इमेजिन करें हमारे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, यानी देयर इज एटमॉस्फेयर, हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। इसी तरह इमेजिन करें आपके पास अगेन दो पॉइंट चार्जेस हैं, पहले तो एयर मौजूद थी, अब आपके पास वाटर मीडियम मौजूद है। इसी तरह आप एक थर्ड इमेजिनेशन लें कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं
और अब की बार इनके दरमियान एक गत्ता है, यानी कार्डबोर्ड पीस ऑफ पेपर। हियर वी हैव अ कार्डबोर्ड पेपर। तो आपने देखा Q1 Q2 के दरमियान कभी एयर मीडियम आ जाता है, कभी वाटर मीडियम, तो कभी कार्डबोर्ड पेपर जो कि मीडियम ही है। तो याद रखें के की वैल्यू मीडियम बदलने से बदल जाती है, के की वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। ये तो पहला फैक्टर था जो कि सिंपली समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड यूज की। दूसरा फैक्टर डिपेंडेंस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। याद रखें के की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पे भी डिपेंड करती है, और इस लिहाज से मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमारे पास 3 तरह के इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले सीजीएस। सीजीएस से क्या मुराद है बच्चों? सी से मुराद होता है सेंटीमीटर, जी से मुराद होता है ग्राम, और एस से मुराद होता है सेकंड। इसका मतलब है लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मैस को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। जबकि दूसरा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम एमकेएस होता है। एम से मुराद मीटर है, के से मुराद किलोग्राम है, एस से मुराद सेकंड है। यानी लेंथ को मीटर में मेजर कर लेंगे, मैस को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। जबकि तीसरा इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम एफपीएस है। एफ से मुराद फुट, पी से मुराद पाउंड, एस से मुराद सेकंड है। यानी इस सिस्टम इंटरनेशनल में, जो कि ब्रिटिश इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, हम लेंथ को फुट में, मैस को पाउंड में, और सेकंड यानी टाइम का यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता चलूं कि एफपीएस हम साइंस के एतबार से यूज नहीं करते, बल्कि अपनी रोजमर्रा की डेली रूटीन में हम डिफरेंट चीज़ों को डील करने के लिए ये इंटरनेशनल यूनिट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं बेकरी से केक लेने जाएं तो हम 1 पाउंड, 2 पाउंड या 5 पाउंड का केक परचेज करते हैं, और अगर हमने कोई और लेंथ लेनी हो तो हम फुट्स के हिसाब से उस लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं साइंस की, सोशल साइंस की नहीं, एग्जैक्टली साइंस की, तो साइंस में ये दो इंटरनेशनल यूनिट्स यूज होते हैं, सीजीएस और एमकेएस। सीजीएस और एमकेएस कहाँ कहाँ यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। काइंडली आप इसका जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लिहाज से एमकेएस कौन सी जगह पर यूज होता है और सीजीएस कौन सी जगह पर यूज होता है। बताने की सूरत में मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा, और मैं आप लोगों का ये भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि हम सीजीएस को यूज़ करते हैं या एमकेएस को, और क्यों सीजीएस को यूज़ करते हैं या क्यों सीजीएस को यूज़ नहीं करते। तो आप लोगों को सेकंड फैक्टर में बताने का मकसद ये था कि के की वैल्यू हर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में डिफरेंट होती है, यानी सीजीएस में के की वैल्यू और होती है, एमकेएस में के की वैल्यू और होती है। और के की वैल्यू जो कि मैं ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट कर चुका हूं, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और याद रखें एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसे हम रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट कर दी है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो के की वैल्यू को हम यहां से सिंपली ड्राइव कर सकते हैं। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम इस बात को समझ चुके हैं कि जो कूलम की फोर्स है फ्री स्पेस में, वो हमारे पास क्या है। द कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस इज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहां पर के की वैल्यू भी मैं बता चुका हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस के की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये फोर्स आ जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दैट इज कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। याद रखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना जरूरी समझते हैं। और वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये तो था मैग्नीट्यूड। आप जानते हैं अगर किसी वेक्टर की वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इस फोर्स की डायरेक्शन थी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और वो पोजीशन वेक्टर आर की ही डायरेक्शन है, यानी जो पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। सो दैट इज अ कंप्लीट डायरेक्शन और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। याद रखें नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास ये है कि ये जो कूलम की फोर्स है ना स्टूडेंट्स, ये वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से है। ये कूलम की फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है, आप देख सकते हैं एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। स्टूडेंट्स Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाता है जिसे F21 कहा गया है। इसी तरह से Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा जिसे F12 कहते हैं। बज़ाहिर दोनों चार्जेस सेम है, Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों सेम है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है। तो स्टूडेंट्स याद रखें ये जो फोर्स F21 और ये फोर्स F12 है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं डायरेक्शंस ऑपोजिट है। पॉइंट टू बी नोट, Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, इसे हम कहते हैं F21, यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इसी तरह स्टूडेंट्स Q2 Q1 पर एक फोर्स लगाता है, इसे कहते हैं F12, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। जो वर्ड पहले आता है यानी 1 इस पर लग रहा होता है, जो बाद में आता है 2 इसकी वजह से। तो पहले चार्ज पर लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से। यहां पे आ जाएं, दूसरे चार्ज पर लग रहा है पहले चार्ज की वजह से। चलें अब हम इसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। द कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। याद रखें कूलम की फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड इन बोथ द डायरेक्शंस इज कॉल्ड म्यूचुअल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो दोनों डायरेक्शंस में लगती है उसे हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। मैं मिसाल कुछ इस तरह से देता हूं, लेट्स सी अ वेल नोन एनिमेशन। सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाता है जिसे हम क्या कहते हैं, F21, यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और मैं पहले बता चुका हूं जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर R की होगी। अगर फोर्स के लिए F21 है तो पोजीशन वेक्टर R के लिए भी R21 कैप होगा। इसी तरह बच्चों Q2 भी Q1 पर एक फोर्स लगाती है कुछ इस तरह से। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम F21 कहते हैं, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और पहले बता चुका हूं जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R की है, दैट इज अगेन R12। तो याद रखें कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाता है। और एक खास बात, F21 का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड F21 का 12 का है, यानी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी यहां पर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट यानी इस। The charge Q1 exert a force on Q2 and similarly the charge Q2 exert a force on Q1 but in opposite direction। यानी Q1 Q2 पर जितनी फोर्स लगाता है Q2 Q1 पर भी उतनी ही फोर्स लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस मीन्स दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि दोनों चार्जेस जो फोर्स लगा रही हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है। जी हाँ, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो प्रोबेबली 2018 या 17 के बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन ये था, शो दैट कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम इसे शो करते हैं, और इसे मैं शो करने के लिए विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड में इसे शो करूंगा, और नोट्स आप लोगों के पास यूं मौजूद हैं, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड की मदद लेता हूं। जैसा कि हमने अभी स्लाइड में बहुत डिटेल में देखा है कि कूलम फोर्स एक्चुअली म्यूचुअल फोर्स है, और हमने इसे डिटेल में पढ़ लिया है, तो मैं अब इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा। मैं आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा जो मैंने येलो बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन इज, हमारे पास देखें एक चार्ज था Q1 जबकि दूसरा चार्ज था Q2। मैंने कहा था कि चार्ज Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा है, Q1 ने Q2 पर एक फोर्स लगाई है, ठीक है। इस फोर्स को मैंने नाम दिया था फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q2 की तरफ।
और इस F21 के लिए यूनिट वेक्टर था R21 कैप। ओके, इसी तरह मैंने कहा था कि आपके पास फर्दर यही दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। जैसे Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाई थी, Q2 भी Q1 पर वैसे ही फोर्स लगाता है, लेकिन इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी R12 यूनिट वेक्टर। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ फोर्स 12 है इस डायरेक्शन में, जबकि फोर्स 21 इस डायरेक्शन में है, फोर्स 21 इज इन दैट डायरेक्शन, जबकि फोर्स 12 इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी ये डायरेक्शन आप लोगों के पास पहले वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और इसका यूनिट वेक्टर था R12 क्या। तो ये आप लोगों के पास दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, लेकिन ये म्यूचुअल है, ठीक है। अल्टीमेटली ये सिंगल फोर्स ही है, लेकिन ये म्यूचुअल है। अच्छा, अगर मैं फोर्स F21 की वैल्यू लिखता हूं, अब हम यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन, या इन शॉर्ट व्हाट इज द आंसर। बच्चों, इसका आंसर ये है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, द कूलम्स फोर्स इज, जो कूलम्स की फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है। द कूलम फोर्स इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर R आ जाएगा। हम पहले जानते हैं कि कूलम की फोर्स ये है, ठीक है। 4, चलिए मैं यही पे एक्सप्लेन करता हूँ। 4 F21, अगर मैं 21 फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए F21 मेरे पास इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर फोर्स 21 है तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा 21, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अगेन, अगर फोर्स आप लोगों के पास पहले 21 थी, अब मैं यहाँ पे 12 की वैल्यू लिखता हूँ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब वहां पर R स्क्वायर के साथ 21 था, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी 12 आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब आप लोगों के पास ये फर्दर दो फोर्सेस मौजूद हैं। नाउ फ्रॉम डायग्राम, अगर आप डायग्राम पे देखें, ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर R21 है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है यूनिट वेक्टर R12 के, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फ्रॉम डायग्राम, मैं यहां पे मदद लेता हूं डायग्राम की। डायग्राम से पता लगता है बोथ यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड्स जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऑपोजिट है इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, जो मैंने ये स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवाई है, कहता है बोथ यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इतना समझा दूं, देखिए दोनों है यूनिट वेक्टर्स, R21 भी यूनिट वेक्टर है, R12 भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो फाइनली मैं लिख सकता हूं R12 यूनिट वेक्टर इक्वल है R21 यूनिट वेक्टर के, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, एंड दैट इज योर ओन चॉइस। आप वो नेगेटिव साइन चाहे यहां पर लिखते हैं तो चाहे नेगेटिव साइन यहां पर लिखते हैं। तो आपने देखा किस तरह से यूनिट वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब आप एक काम करें, आप यहां से R12 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ R12 कैप इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, वो थी F12 फोर्स
इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और क्या वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की है R12 की, जो कि क्या थी -R21 कैप। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया -R21 कैप, ये वैल्यू आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन है इसे उठा के मैं टोटली बाहर ले जाऊंगा, इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करके लिख देता हूँ। ये नेगेटिव साइन थ्रू आउट बाहर आ गया, बाकी बचा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर सिंपल R21 कैप आ जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट भी इनक्लोज कर देता हूँ। अब ये वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ R12 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो आपके पास ये फैक्टर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन और F12 में यहीं पे रहने देता हूँ। सवाल ये पैदा होता है ये सारी ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है। लुक एट द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 कैप, ये तो था फोर्स F21, यानी ये सारी वैल्यू किसकी है, फोर्स F21 की। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किसकी है, फोर्स F21 की। तो फाइनली हम देख सकते हैं फोर्स 12 इक्वल है फोर्स 21 के, और माइनस साइन बताता है दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दैट इज अ स्टेटमेंट। यही हमारे पास क्या था, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जैक्टली यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और याद रखें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पर एप्लीकेबल है बिकॉज आप लोगों के पास दोनों चार्जेस एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और वो क्या है कि दो बॉडीज एक दूसरे पर जो फोर्स या एक्शन और रिएक्शन लगाती हैं उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो कूलम्ब्स फोर्स ओबेज, ये यहां पर कंक्लूड हो चुका है, कूलम्ब फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब यहां पर ये तो हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है जिसका जवाब आप कमेंट्स में लाजमी दे सकते हैं, और आप जरूर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि कूलम्ब्स फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करती है। क्या वाकई ये क्वालिटेटिवली ओबे करती है, यानी इन टर्म ऑफ फिजिक्स क्या वाकई ये ओबे करती है? क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ एक बॉडी पे लगता है, एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे? मस्ट कमेंट अबाउट दैट। ये कंसेप्ट जरूर क्लियर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए कूलम्ब फोर्स एट्रैक्टिव भी होती है या फिर रिपल्सिव होती है। ठीक है, यानी कूलम्ब फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव कब होती है, रिपल्सिव कब होती है? स्टूडेंट्स, इस बात का अंदाजा या इस बात की जो इंडिकेशन है दैट इज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से है। अगर कूलम्ब्स फोर्स एट्रैक्टिव होती है तो इट हैज नेगेटिव साइन, यानी अगर कूलम्ब फोर्स ये वाली फोर्स एट्रैक्टिव है तो इसका साइन नेगेटिव होता है कुछ इस तरह से, दैट इज एट्रैक्टिव फोर्स। और इसी तरह से इफ द कूलम्ब फोर्स इज रिपल्सिव देन इट हैज पॉजिटिव साइन कुछ इस तरह से, यानी ये इस फोर्स का साइन नेगेटिव होता है जब एट्रैक्टिव हो, और इस फोर्स का साइन पॉजिटिव होता है जब ये फोर्स रिपल्सिव होती है, यानी दो चार्जेस रिपेल करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है हाउ वी कैन जज, हम इसे जज कैसे करते हैं? फर्दर एक्सप्लेनेशन से पहले मैं ये बताता चलूं कि हम इसे जज कैसे करते हैं। ये एक कंसेप्ट है जो आप कंसेप्चुअली तो याद रखें, लेकिन नोट्स में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन ही आप लोगों ने लिखनी है जो याद रखनी है, बाकी अगली स्लाइड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ द कूलम्ब फोर्स इज अट्रैक्टिव देन इट हैज नेगेटिव साइन, हाउ? अगर कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव है तो इसका साइन नेगेटिव होता है, क्यों? इसकी रीजन कुछ यूं है। सपोज हमारे पास एक चार्ज Q1 है जबकि दूसरा चार्ज Q2 है। तो देखिए, दो चार्जेस अट्रैक्ट कब करते हैं? जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो,
यानी ऑपोजिट चार्जेस। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अब Q1 चार्ज पॉजिटिव है और Q2 चार्ज नेगेटिव है तो आप जानते हैं प्लस माइनस आंसर इज माइनस, और ये माइनस थ्रू आउट बाहर आ जाएगा। बाकी ये फैक्टर अगेन वही कूलम्स फोर्स का होगा, और चूंकि ये दो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस के दरमियान थी तो अट्रैक्शन की फोर्स थी, जबकि नेगेटिव साइन यहां से बाहर आ चुका है, इट मींस अट्रैक्शन की फोर्स के लिए साइन नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स द सेम केस अगर आप Q1 नेगेटिव ले लें, Q2 पॉजिटिव ले लें, तब भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव ही आती है। करते हैं सपोज अब आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और दोनों की नेचर सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमेशा रिपेल। तो कहते हैं इफ द कूलम फोर्स इज रिपल्सिव देन इट हैज पॉजिटिव साइन। कैसे, ये एक्सप्लेन करते हैं। देखें Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, एंड प्लस प्लस आंसर इज ऑलवेज प्लस। इट मीन्स द कूलम्स फोर्स इज रिपल्सिव if it has sign positive. The same case अगर Q1 नेगेटिव हो और Q2 भी नेगेटिव हो जाए तो आप जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव आंसर इज आल्सो पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे जो आप फिर पॉजिटिव आएगा, यानी अगर आंसर में पॉजिटिव साइन आता है तो कूलम्स फोर्स रिपल्सिव होती है। ओके, क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं What is the effect of dielectric medium between two point charges? यानी अगर दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं तो उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। मैं इसे एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये दो चार्जेस हैं, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, और इन दो चार्जेस के दरमियान सपोज अभी कोई मीडियम नहीं है, देयर इज नो मीडियम, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। लेकिन अगर मैं इनके दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूँ, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, मे बी ये एक कार्डबोर्ड पीस ऑफ पेपर हो, मे बी ये आयरन शीट हो, मे बी ये वाटर मीडियम हो, या कोई भी चीज हो सकती है। अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान रख दूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि पहले हम बता चुके हैं जो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन वैक्यूम वो किसके इक्वल होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा ये तो थी कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अगर कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके इक्वल थी जो कि वैक्यूम में थी तो मीडियम में क्या होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट नोट जो याद भी करना है और लिखना भी है। कहता है इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रख दें, यानी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, देन द कूलम्स फोर्स ऑलवेज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो ये जो कूलम्स की फोर्स है ना, यानी ये जो वैक्यूम वाली फोर्स है, ये रिड्यूस हो जाती है बाय अ कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और जो नई फोर्स बनती है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, मैथमेटिकली मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, यानी अगर वैक्यूम को एप्सिलॉन आर पे डिवाइड कर दें तो मीडियम वाली फोर्स आ जाती है, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज अ न्यू कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब इसे रिलेटिव परमिटिविटी क्यों कहा गया है, इसका मैं जवाब कुछ यूं देता हूं। देखें एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू थोड़ी कांस्टेंट रहती है, लेकिन एप्सिलॉन आर की वैल्यू हर मीडियम के लिए चेंज होती है। वाटर के लिए और वैल्यू होगी जो कि अभी मैं आप लोगों को टेबल में शो करूंगा, ये वैल्यू एयर के लिए और होगी, ये वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए रिलेटिवली डिफरेंट होती है। चूंकि ये डिफरेंट मीडियम्स को रिलेट करती है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास कांसेप्ट आ जाता है। एक काम करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू को तो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, बहुत सारे एमसीक्यूज को हल करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। मैं अब एक और फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं, द कूलम्स फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर। अगर हम कूलम्स फोर्स को किसी मीडियम में देखते हैं तो बच्चों एक नया कांस्टेंट आता है जो कि एप्सिलॉन आर है। ये एप्सिलॉन आर कांस्टेंट आपने और कहीं नहीं बल्कि एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखना है। तो ये आप लोगों के पास कूलम्स फोर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जब मीडियम आता है तो फोर्स हमेशा कम होती है, और कोई चीज कम तब ही होती है जब उसे डिवाइड किया जाता है। और कितनी कम होती है? एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होती है। यही वजह है कि वैक्यूम की फोर्स को एप्सिलॉन आर से डिवाइड किया तो मीडियम की फोर्स आ जाती है। यहां पर एक एमसीक्यू याद रख लें, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि आपके पास वैक्यूम की जो फोर्स होती है, एक तरफ फोर्स है वैक्यूम में और एक तरफ फोर्स है मीडियम में। जो फोर्स वैक्यूम में होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है फोर्स इन मीडियम, यानी किसी मीडियम की मौजूदगी में फोर्स कम हो जाती है एज कंपेयर टू द फोर्स इन वैक्यूम। अनदर एमसीक्यू जो याद रखना है आपने। और आखिर में मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करता चलूं, इसी फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो अगर यही फोर्स मैं मीडियम की मौजूदगी में लिखना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ यूनिट वेक्टर आर है। तो इन वेक्टर फॉर्म द कूलम्स फोर्स इन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज दिस वन। अच्छा याद रखें, एप्सिलॉन नॉट के अलावा एप्सिलॉन आर की भी वैल्यू होती है, लेकिन एप्सिलॉन आर की वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं ना वैक्यूम के लिए, तो बच्चों ये 1 हो जाती है। यानी अगर 1 पुट कर दें यहां पर तो ये मीडियम एक्चुअली वैक्यूम वाली फोर्स ही बन जाएगी जो कि ये थी, क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन आर 1 है, तो ये एप्सिलॉन आर है। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है। अगर मैं बात करता हूं एयर के लिए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 होती है। ये वैल्यू है एप्सिलॉन आर की एयर के लिए, ये वैल्यू थी वैक्यूम के लिए। बाकी की वैल्यूज आप लोग टेक्स्ट बुक में टेबल से नोट कर सकते हैं, और वो टेबल मैं अभी शो भी कर दूंगा। लेकिन ये दो वैल्यूज लिखने की रीजन क्या है? अगेन एक एमसीक्यू, याद रखें ऐसा कौन सा मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के इक्वल है? तो याद रखें एयर की और वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। इसकी 1 है, इसकी 1.00006 है। इसे राउंड ऑफ करेंगे ये भी 1 आ जाएगी, तो इनकी अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? इक्वल होती है। दैट इज व्हाई आई रोट वैक्यूम वैल्यू एंड एयर वैल्यू। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर चुके हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट से एक खुलासे के तौर पर बताते चलूं, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट डिफाइन करनी है, फिर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, फिर के कांस्टेंट की वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है, और के कांस्टेंट की डिफरेंट मीडियम्स पे डिपेंडेंस बतानी है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पे उसकी डिपेंडेंस बतानी है। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स को प्रूफ करने के बाद हमने ये बताना है कि हमारे पास कूलम फोर्स अट्रैक्टिव कब होती है और रिपल्सिव कब होती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन उसके साइन पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अलावा लास्ट में हमने ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन वाइंड अप हो जाता है।